MSW01 समाचार का उद्गम और विकास के तीसरे खंड की चौथी इकाई के दूसरे भाग में आपका स्वागत है। इकाई का नाम है व्यावसायिक समाज कार्य के मूल्य, सिद्धांत और नैतिकता। इसके पहले भाग में हमने समाज कार्य व्यवसाय के विभिन्न सूचकों का और उसके व्यावसायिक स्वरूप का अध्ययन किया था। इस इकाई में हम लोग व्यावसायिक समाज कार्य के मूल्यों की चर्चा करेंगे। मिर्जा आर अहमद द्वारा समाज कार्य के मूल्यों को निम्नलिखित तरीके से बताया गया है कि समाज कार्य मूल्य आर्थिक एवं राजनीतिक शक्ति के अधिक समतावादी ढंग से पुनर्वितरण का आग्रह करता है, यानी आर्थिक और राजनीतिक शक्ति के विकेंद्रीकरण पर अपना ध्यान केंद्रित करता है, अधिक से अधिक लोगों की इसमें भागीदारी हो उसके लिए कार्य करता है। उत्पादन की सामाजिक व्यवहारिकता पर विश्वास करता है और उत्पादन को सामाजिक उद्देश्य के अधीन मानता है, यानी उत्पादन का उद्देश्य सामाजिक कल्याण होना चाहिए। संगठित श्रम का सामुदायिक जीवन में सकारात्मक योगदान है और इसे रचनात्मक शक्ति के रूप में स्वीकार करना चाहिए, जैसा कि बहुत सारे समाज सुधारकों ने इसको ध्यान आकर्षित किया है। आर्थिक भूमिका प्रदत्त परिस्थिति के आधार पर न होकर के उपलब्धि के मानक है, यानी अचीवमेंट्स के आधार पर आपकी आर्थिक भूमिका तय होनी चाहिए। आर्थिक असंतुलन को समाप्त करने में, काले धन के स्रोतों को बंद करने तथा समाजवादी राज्य की स्थापना करने में समाज कार्य का मूल विश्वास रखते हैं। सामाजिक नियोजन में विश्वास करता है, जिससे अधिकतम से अधिक लोगों का कल्याण किया जा सके। ऐसे सेवारत राज्य में विश्वास करता है जिसका उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति का कल्याण हो। समाज कार्य संरचनात्मक मूल्य हुआ डिस्ट्रीब्यूटिव वैल्यूज पर ज़्यादा जोर देता है। सोशल जस्टिस यानी सामाजिक न्याय में विश्वास रखता है और इसका मूल उद्देश्य है कि व्यक्ति जो उसके सामाजिक योगदान के अनुपात में उसको प्रतिफल मिले। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी समाज कार्य के नैतिक एवं दार्शनिक और अन्य मान्यताओं के संबंध में निम्नलिखित बातें कही है कि हर व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि और व्यवहार को ध्यान में रखे और उसके महत्व, मूल्य, योग्यता को मान्यता प्रदान करे, उसकी मानव प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान को प्रोत्साहित करे, बहुलता को आदर करे और जन कल्याण के साथ उसको शामिल करे, आत्मसम्मान और उत्तरदायित्व पूरा करने के लिए स्वावलंबन को प्रोत्साहित करे, व्यक्तियों, वर्गों, समुदायों के लिए समुचित अवसरों की बढ़ोतरी करे, व्यावसायिक संबंधन में गोपनीयता को बनाए रखें और सेवार्थियों को अधिक स्वतंत्र आत्मनिर्भर बनाने के लिए अपने संबंधों का प्रयोग करें और यथासंभव विषयात्मक उत्तरदायित्व के लिए संबंधों का प्रयोग करें, उनको अधिक से अधिक सक्षमीकरण करने के लिए प्रयास करें। अब हम लोग बातचीत करेंगे व्यावसायिक समाज कार्य के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स में। बहुत सारे ऐसे सिद्धांत हैं जिसमें से कुछ सिद्धांतों की चर्चा हम लोग करेंगे। पहला है स्वीकृति का सिद्धांत। स्वीकृति का तात्पर्य सेवार्थी व कार्यकर्ता के मध्य आपसी सहमति से होता है। इसका प्रमुख उद्देश्य कार्यकर्ता सेवार्थी जैसा है उसे वैसे ही रूप में स्वीकार करे, उसे बदलने का प्रयास करे। इसके निम्नलिखित अंग है: सेवार्थी का सम्मान करना, प्रेम करना यानी उसका आदर करना, चिकित्सीय समझ विकसित करना, प्रत्यक्षीकरण, सहायता और रिसीविंग यानी प्राप्त करना जानकारी। तो ये स्वीकृति के सिद्धांत की प्रमुख बातें हैं। इसकी सीमाएं हैं: इससे मानव व्यवहार की सीमित जानकारी होती है, स्वीकृति और मंजूरी के बीच में भ्रम की स्थिति होती है, सेवार्थी के लिए जानकारी प्राप्त, सम्मान में कमी। तो ये चीज़ें इसमें इसकी सीमाओं को बताती हैं। अनिर्णायक मनोवृत्ति का सिद्धांत। समाज कार्य सेवार्थी को अपना मार्ग स्वयं निश्चित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। सेवार्थी को अपनी रुचि के अनुसार व्यक्तिगत समाज कार्य प्रक्रिया में भाग लेने की स्वतंत्रता होती है। उसके अधिकारों और आवश्यकताओं को महत्व दिया जाता है। कार्यकर्ता सेवार्थी की आत्मनिर्देशक क्षमता को तीव्र करता है और संस्था में उपलब्ध साधनों का ज्ञान कराता है। तीसरा है सेवार्थी आत्मनिश्चय का सिद्धांत। कार्यकर्ता यह आशा करता है कि समस्या समाधान के साधन स्रोत बताएं, उसकी क्षमता में ज्ञान प्रदान करके उसकी सहायता करें। सामाजिक उत्तरदायित्व, सामूहिक समायोजन तथा व्यक्तित्व विकास तभी होता है जब व्यक्ति को उसका निर्णय करने और विकल्प चुनने की स्वतंत्रता दी जाती है। वैयक्तिक कार्यकर्ता इस तथ्य को पूरी तरीके से समझता है और सेवार्थी अपना निर्णय लेने की स्वतंत्रता उसे होती है। गोपनीयता का सिद्धांत, ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है क्योंकि सेवार्थी जो भी क्लाइंट जो भी अपनी जानकारी कार्यकर्ता को उपलब्ध कराता है, यह सोच के उपलब्ध कराता है कि कार्यकर्ता उन सूचनाओं को, निजी तथ्यों को, जानकारियों को गोपनीय रखेगा और यही सेवा कार्य का मूल आधार है। अगला है
सेवार्थी समूह और समुदाय की मनोदशा के अनुसार कार्य करने का है। सामाजिक कार्यकर्ता का ये दायित्व होता है कि वे जब भी सामाजिक कार्य करने के लिए जाता है, सोशल वर्क करने के लिए जाता है, तो वह सेवार्थी समूह और समुदाय की आवश्यकता और उनकी क्षमताओं के अनुसार ही कार्य करे, ताकि वह अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कराए। ऐसा न हो कि वह सेवार्थी समूह या समुदाय की जो वास्तविक स्थिति है उससे अलग हट करके काल्पनिक स्थिति के आधार पर समाज कार्य करना प्रारंभ कर दे, जो उनके लिए कभी अनुकूल नहीं हो सकता है। अतः एक वास्तविक समाज कार्यकर्ता उन्हीं परिस्थितियों से अपनी शुरुआत करता है, उन्हीं से अपनी समाधान ढूंढने का प्रयास करता है जिस स्थिति में व्यक्ति, समाज या समुदाय निहित होता है। अगला है संचार का सिद्धांत। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि संचार का सिद्धांत समाज कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका रखता है, क्योंकि संचार के माध्यम से ही प्रभावशीलता का पता चलता है। आप किस तरीके के संचार माध्यमों का प्रयोग करके अपनी जानकारी प्राप्त करते हैं और उन्हीं जानकारी का विश्लेषण कर सेवार्थी को आत्मनिर्णय कर उनकी समस्याओं को स्वयं समाधान करने में किस तरह प्रेरित करते हैं, इसमें संचार की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगला है भावनाओं के उद्देश्यपूर्ण प्रकटन का सिद्धांत, कि किस तरीके से हम लोग जानते हैं कि भावनाओं के प्रकटीकरण करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि मनुष्य केवल एक शारीरिक, एक मनोविज्ञान से भी युक्त होता है, और उन भावनाओं को किस तरीके से अभिव्यक्त किया जा सकता है और ताकि उसकी समस्या का समाधान हो सके, उसे अधिक सक्षमीकरण उसका किया जा सके, ये भावनाओं के उद्देश्यपूर्ण प्रकटीकरण का सिद्धांत होता है। व्यक्तिकरण का सिद्धांत, ये जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये समाज कार्य की मुख्य प्रणाली है और इसे काफ़ी महत्वपूर्ण बनाया गया है। मेरी रिचमंड ने भी सेवा कार्य के लिए व्यक्तिकरण पर बल दिया है, और ये इसलिए भी ज़रूरी है कि व्यक्तिकरण के सिद्धांत के द्वारा ही हम लोग ये जान सकते हैं कि हर व्यक्ति अलग होता है, उसकी समस्या अलग होती है, हर एक के लिए अलग अलग तरीके से जानकारी प्राप्त की जाती है और उनकी समस्याओं का समाधान भी अलग अलग होता है। आवश्यक साधनों का उपयोग, आवश्यक साधनों का उपयोग में इसलिए महत्वपूर्ण है कि समाज कार्यकर्ता अपने पास उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग इष्टतम तरीके से कर सके और सेवार्थी को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके, उसकी समस्या का उचित समाधान प्राप्त कर सके। इसलिए उसे अपने उपलब्ध संसाधनों का उचित और समुचित प्रयोग करना होता है। अगला है व्यावसायिक संबंध निर्माण का सिद्धांत। समाज का एक व्यावसायिक सेवा है, तो यह आवश्यक है कि यह सेवा प्रत्येक व्यक्ति को बिना पूर्वग्रह और पक्षपात के प्रदान की जानी चाहिए, और यही व्यावसायिक संबंध निर्माण सिद्धांत का मूल आधार है। कॉस द्वारा समाज कार्य के 10 मूल्यों सिद्धांतों की व्याख्या को प्रस्तुत किया है, जो कि निम्न प्रकार से है। मनुष्य की योग्यता तथा उसकी गरिमा को बनाए रखना, संपूर्ण मानवीय वैभव उपलब्ध बनाने की मानवीय प्रवृत्ति संबंधी क्षमता को बनाए रखना, मतभेदों के संदर्भ में सहनशीलता को बनाए रखना, स्वतंत्रता पर जोर देना, मनुष्य और प्रकृति के कारण होने वाले खतरों से अपने अस्तित्व की सुरक्षा करना, मौलिक मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि करना, आत्मनिर्देशन देना, अनिर्णयात्मक मनोवृत्ति को दूर करते हुए निर्णयात्मक मनोवृत्ति का विकास करना, रचनात्मक सामाजिक सहयोग को बनाए रखना, कार्य की महत्ता और खाली समय का रचनात्मक उपयोग करना। तो इस तरीके से हम लोग इस इकाई में हम लोगों ने ये जाना है कि किस तरीके से समाज कार्य अपने सिद्धांतों के साथ कार्य करता है। इसके साथ ही जुड़ी हुई बात है समाज कार्य में नैतिकता। प्रत्येक व्यवसाय के अपने कुछ महत्वपूर्ण मानदंड या प्रतिबंध होते हैं, जिसके आधार पर ही कोई व्यावसायिक संगठन कार्य करता है, महत्वपूर्ण नियमों का संचालन करता है और ये आशा करता है कि उस व्यवसाय से जुड़ने वाले व्यक्ति उन नियमों का पालन करेंगे। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्क एवं अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्क ने 1920 में समाज कार्य के व्यावसायिक रूप एवं अभ्यास में समानता लाने हेतु एक समान नैतिकता को स्वीकार करने हेतु कुछ नियम बनाए, जो सभी कार्यकर्ताओं को अनिवार्य किए गए। इसकी कुछ बातों को 1999 में इस नीति विषयक संहिता के कुछ बिंदुओं को हम लोग जानेंगे कि यह मूल गुणों को सत्यापित करती है जिन पर सामाजिक कार्य का लक्ष्य आधारित होता है। ये विस्तृत नैतिक सिद्धांतों को प्रस्तुत करती है जिनका उपयोग कार्यकर्ता के द्वारा फील्ड में किया जाता है या शोध में किया जाता है, अध्ययन अध्यापन समाज कार्य से जुड़े हुए हर विषय में किया जाता है। प्रत्येक कार्यकर्ता इसका महत्व समझे तथा इसका उपयोग करे। ये ऐसे मानदंडों का निर्माण करती है जिसके माध्यम से कोई भी समाज कार्य के उत्तरदायित्व को वहन कर सकता है। इन सामाजिक कार्यकर्ता के एक लक्ष्य निर्धारण और नीति विषयक मापदंड के प्रति जागरूकता का कार्य करती है, और ये स्पष्ट करती है कि ऐसी संस्थाएं बने जो इस समाज कार्य
के क्षेत्र में कार्यरत लोगों पर निगरानी रख सके तथा उनका मूल्यांकन कर सके। इस तरीके से हम लोग ये बता सकते हैं कि प्रस्तुत इकाई में हम लोगों ने व्यावसायिक समाज कार्य के मूल्य, सिद्धांत और नैतिकता को जानने का प्रयास किया, जिसके अनुसार व्यावसायिक समाज कार्यकर्ता द्वारा समाप्त मानदंडों का निर्धारण और पालन कर व्यावसायिक समाज कार्य को और अधिक प्रतिष्ठित किया जाता है और आवश्यकताग्रस्त व्यक्ति, समाज, समुदाय को अपनी सेवाएं प्रदान की जाती है।